हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी और आ गया है जीके बाय माइंड मैप्स का एक और नया वीडियो जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स। और आज का टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1828 से लेके 1835 तक इनका शासन आपको रहा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कलकत्ता के या बोल सकते हैं बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल रहे और साथ में भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने पद ग्रहण आपको किया। इसके पहले आपको कुछ शिवान एजुकेशन के कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। अगर आप कर रहे हैं एमपीपीएससी की तैयारी तो हम लेके आए हैं संपूर्ण बैच फॉर एमपीपीएससी मेंस 26 और 27। ये कोर्स का प्राइस है 6000, नहीं नहीं भाई 3000 रुपए। और इसके लिए अभी आपको डालना पड़ेगा कोड राखी 3000 और इसमें आपको मिलेगा एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक का पूरा कंप्लीट सिलेबस। साथ में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, हर दिन का टेस्ट और उसके हर एक दिन की क्लासेस, अगले दिन आपका टेस्ट आपको होगा। और साथ में आपको मिलेंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा उसके रिव्यू और साथ में कई सारे आपके पीडीएफ नोट। उसके अलावा आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें मेंस नहीं, अब मुझे सिर्फ प्री की ही तैयारी करना है, तो प्री की तैयारी के लिए आ गया है हमारा सफलता बैच एमपीपीएससी मेंस 2026 के लिए। और इस कोर्स में आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, साथ में क्लासेस तो है ही हैं और उन क्लासेस को द क्लासेस वर फॉलोड बाय द टेस्ट। तो तकरीबन 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू का एक पूरा सीरीज है। और साथ में मिलेगी आपको 3 किताबें, शिवान रैपिड फायर का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और साथ में मिलेगा प्रश्नलोक नाम की किताब जिसके अंदर 4000 के ऊपर एमसीक्यूज दिए गए हैं। एंड यू हैव टू यूज द कोड प्रीलिम्स 2026। अभी जाके आप 500 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। प्राइस है 2000 रुपीज, मिलेगा आपको अभी 1499 प्लस जीएसटी में। उसके अलावा अगर आपकी तैयारी कर चुके हो और आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ आपको एमसीक्यूज लगाना है, टेस्ट लगाना है, उसके लिए भी आ चुका है एमपीपीएससी प्रश्नलोक 2.0 2026। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आपको है, टॉपिक वाइज प्रॉपर टेस्ट आपको दिए गए हैं और साथ में 50 से ज्यादा है फुल लेंथ टेस्ट और 60% टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यूज के ऊपर, क्योंकि पीवाईक्यूज लगाना किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपको होता है। तो पीवाईक्यू के टेस्ट आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, सबको जाके एनरोल कर सकते हैं। साथ में अगर आप सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का भी एक स्पेसिफिक कोर्स आ चुका है जिसका प्राइस जो है वो डिस्काउंट लगा के मात्र 150 रुपए, 150 रुपीज है। साथ में अगर आप सिर्फ आपको एमपीजी के पढ़ना है तो उसके लिए भी आ चुका है हमारा सतपुड़ा बैच जहां पर पूरा एमपीजी के हम आप लोगों के लिए कंप्लीट कराएंगे। और कोर्स का प्राइस है 500 रुपीज, लेकिन आप लगाते हैं सतपुड़ा 2550 कोड, आपको मिलेगा डायरेक्टली 250 रुपए का इस पे डिस्काउंट। थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सबसे पहले 1803 में ही बिकम द गवर्नर ऑफ द मद्रास। इसके पहले मैंने वेल्लोर म्यूटिनी के बारे में बात की थी, क्या डिटेल में तो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन जो वेल्लोर म्यूटिनी है उस वेल्लोर म्यूटिनी के समय पे ये हुआ करते थे मद्रास के गवर्नर। ऑब्वियसली बात, जॉन शॉर उस समय पे गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के कारण वेल्लोर म्यूटिनी एक तरीके से इंस्टिगेट हुई थी, स्टार्ट आपको हुई थी, ठीक है। उसके अलावा देखोगे ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1833 का जो कानून था उस कानून के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद खत्म करके उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना दिया गया। मतलब विलियम बेंटिक जो है भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, प्रथम गवर्नर जनरल आपको रहे। उसके पहले बता दें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और ये सब चीजें क्यों हुई, क्योंकि उस समय 1833 का जो कानून है, 1833 का कानून लागू हुआ। अब इन लॉज के ऊपर या जो ये कानून थे इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि जो चार्टर्ड एक्ट 1833 था इसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी मोनोपोली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और उसके अलावा अगर उस समय हम लोग आपको देखें तो ब्रिटिश सरकार जब 1773 का जो कानून आया था तो उस समय पे उन्होंने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों को कैप्चर किया था, लेकिन 1833 आते आते उन्होंने लगभग लगभग पूरे भारत पे कैप्चर कर लिया। चाहे वो एंग्लो मराठा बैटल हो, चाहे एंग्लो मैसूर वॉर हो, चाहे एंग्लो फ्रेंच वॉर हो, चाहे वो एंग्लो बर्मीज वॉर की स्टार्टिंग आपको हो चुकी है, वो चाहे एंग्लो सिख वॉर हो, इन सभी वॉर्स के अंदर आपको जीतो लगभग लगभग पूरा भारत कैप्चर कर चुके थे। इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है ये पद आपको दिया गया। साथ ही जैसे बताया कंपनी की मोनोपोली आपको खत्म कर दी गई और साथ में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए या भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपया एनुअल देने का जो वादा है वो वादा इस कानून के अंतर्गत आपको किया था, ठीक है।
के बाद बेंटिक के टाइम पे कई सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए, कई सारे राजस्व सुधार हुए। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब बेंटिक भारत आया था, उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, इनकी जो आर्थिक स्थिति, वो बहुत ज़्यादा खराब थी। कंपनी उस समय तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन जो स्टर्लिंग पाउंड है, उसके नुकसान में आपको थी। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान आप बोल सकते हैं उस समय के हिसाब से। और ये जब देश छोड़ के गया या जब इसका शासन खत्म हुआ, उस समय पे ये जो रेवेन्यू लॉस था, वो एक तरीके से फायदे में कन्वर्ट हो चुका था और उसके अंदर उसने कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए। सबसे पहले इसने जो ओपीएम है या अफीम जिसको हम बोलते हैं, तो अफीम के ऊपर लाइसेंसिंग आपको लागू की। मालवा से जब भी अफीम बेचा जाता तो मालवा से पहले आता था बॉम्बे, ताकि उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके, और बॉम्बे के पोर्ट से उसको जहां भी उनको चाइना और बाकी जगह भेजना है, उन एरिया में उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। साथ में उसे जितने भी रेवेन्यू फ्री लैंड थे, उन रेवेन्यू फ्री लैंड्स को खत्म किया और नई जमीन जो है, वो नई जमीनें आपको एक्वायर की। साथ ही इसने रेवेन्यू बोर्ड स्टैब्लिश किया इलाहाबाद में, आज के समय का प्रयागराज, और वहां से राजस्व संग्रहण के लिए नए नियम आपको लागू किए। याद रखिएगा, जो रेवेन्यू बोर्ड बनाया कलकत्ता में, इसका जो हेड हुआ करता था उसका नाम था मार्टिन बर्ड। का नाम था मार्टिन बर्ड, उसका आपको नाम था। और इसने आगे जाके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, उस उत्तर पश्चिम प्रांत में रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने यहाँ पर आपको लागू किया। उसके साथ ही अगर इनके और रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो भी अधिकारी थे उनकी संख्या कम की, सरकार का जो खर्चा है वो खर्चा आपको कम कराया। और उसके साथ में ही इन्होंने मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को कम किया, और वहां पर वो लेके आए जो डबल बट्टा सिस्टम था, उस डबल बट्टा सिस्टम को खत्म किया। अब डबल बट्टा सिस्टम क्या होता है? डबल बट्टा सिस्टम मतलब होता है कि कोई सैनिक है, अब जैसे हमारी इंडियन आर्मी के सैनिक है, तो पूरे टाइम तो युद्ध लड़ते ही नहीं है। अब जब नॉर्मल वो अपने बैरक्स में रहते हैं, उनमें बैरक्स में रहने के लिए उनको मिलती है सैलरी, और जब वो लोग युद्ध लड़ने जाते हैं, वॉर लड़ने जाते हैं, उस समय अलग से पैसा आपको मिलता है। इसको बोलते हैं डबल बट्टा, डबल सैलरी आपको बोलते हैं। ये डबल सैलरी उन्होंने पूरी तरीके से आपको खत्म आपको कर दी। ठीक है, ओके। उसके बाद और कुछ रिफॉर्म्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके जुडिशियल रिफॉर्म या न्यायिक सुधारों की बात करें। न्यायिक सुधारों में सबसे पहले उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो प्रोविंशियल कोर्ट बनी थी, जो प्रांतीय अदालतें बनी थी, उन प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। मैंने बताया था कि उस समय कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद, ढाका, 4 जगह प्रांतीय अदालतें थी, और इसका मानना है कि इन प्रांतीय अदालतों के कारण जो खर्चा है, वो खर्चा बहुत आ रहा है। साथ ही उस समय के जो सर्किट बोर्ड्स थे, उन सर्किट बोर्ड्स को खत्म कर दिया, जो ऑब्वियसली बात कॉर्नवालिस लेके आपको आया। तो कॉर्नवालिस का जो रेवेन्यू रिफॉर्म था, उसको उसने उन्हें एक तरीके से परिवर्तित कर दिया। और ऑब्वियसली बात है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सीधा सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत आपको होगी। बीच में प्रांतीय अदालतें हमेशा के लिए इन्होंने समाप्त कर दी गई। और साथ ही उन्होंने स्टैब्लिश किया कलकत्ता के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट है ना। जैसा सुप्रीम कोर्ट तो शुरू में सिर्फ बंगाल में था, नहीं नहीं नहीं, कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था 1773 के कानून में, उसके बाद उसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट मद्रास, बॉम्बे और बाद में बेंटिक के टाइम पर आगरा के अंदर भी स्टैब्लिश होता है, आगरा के अंदर भी आपको स्थापित होता है। इसी के साथ में उसने रेवेन्यू के साथ में जो रेवेन्यू जो सिविल लॉज हैं या क्रिमिनल लॉज हैं, उनको कोडिफाई करवाया। और उसके अंतर्गत उन्होंने एक लॉ कमीशन या जो कानूनी जो बोलते हैं कि लॉ कमीशन या विधि आयोग है, तो पहला विधि आयोग इन्होंने स्टैब्लिश किया। और इसी बात 1829 के अंदर ये स्टैब्लिश आपको हुआ। और ये जो लॉ कमीशन था, इसके पहले चेयरमैन थे आपके लॉर्ड मैकॉले। तो मैकॉले को बाद में मैकॉले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके साथ में इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती, जिला अदालतें होती थी, वहां पर जो रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को भी इन्होंने अलाउ किया था, उनको यहाँ पर आपको मंजूरी आपको दी थी। ठीक है, चलिए। उसके अलावा इन्होंने कई सारे सामाजिक सुधार किए, और सामाजिक सुधारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सुधार है, वो है सती एबॉलिशन या सती प्रथा को पूरी तरह से बैन करना। और उसके लिए लेके आए थे सती एबॉलिशन एक्ट 1829, तो उस समय से बंगाल में था। बाद में वही कानून कलकत्ता और मद्रास के अंदर भी आगे जाके लागू किया, आगे जाके आपको स्टैब्लिश आपको किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय ने इनको कई बार परसुएट किया, इनसे बात की, इनको बड़ा प्रेशराइज किया, तब जाके उन्होंने सती विरोधी अधिनियम जो है, इस अधिनियम को लागू किया था। उसी के साथ में उन्होंने एक तरह से जो होमिसाइड होता है, नरबली जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, सागर आइलैंड है जहां पर गंगा नदी समुद्र में जाके मिलती है, इट्स कॉल्ड द सागर आइलैंड। और उस सागर आइलैंड में इन्होंने नरबली या जो होमिसाइड है, ह्यूमन सेक्रीफाइस है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, और उसका भी काफी विरोध आपको किया गया। साथ में उन्होंने उस समय जो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड के ऊपर उसको प्रतिबंधित किया। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद अगर वो लड़की हुई तो उसको मार दिया जाएगा, इट्स कॉल्ड द इन्फेंटिसाइड।
आज के टाइम पर आपको होता है फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड मतलब बच्चे माँ के पेट में है, वहां पर सोनोग्राफी से हमने पता कर लिया कि लड़का है या लड़की है, देन उसकी हत्या कर दी, उसको किल कर दिया, इट्स कॉल्ड द फोर्टिसाइड। आज फोर्टिस मतलब होता है भ्रूण, तो इट्स कॉल्ड द फोर्टिसाइड। अब पहले बच्चा, सोनोग्राफी तो पहले थी नहीं, तो बच्चे के पैदा होने के बाद जब बच्चे को मारा जाता है, इट्स कॉल्ड द इन्फेंटिसाइड। चलिए, उसके साथ में इन्होंने भारत के अंदर स्पेशली जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन एरियाज के अंदर जो ठगी है, उस ठगी को अंत किया। उस समय कई सारे ठग हुआ करते थे, जो रास्ते में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को पकड़ के उनको लूटा करते थे, उनसे पैसा वगैरह जो है, वो उनसे पैसा वगैरह आपको कई बार आपको लूटा करते थे, तो उन लोगों को या ठगी को हमेशा के लिए आपको समाप्त किया। और इसके लिए इन्होंने भेजा कर्नल स्लीमन को। मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि कर्नल स्लीमन के नाम से हमारे मध्य प्रदेश में कटनी के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है स्लीमनाबाद। जब यहाँ पर आए तो इन्होंने ठगी का अंत किया और उसके अंदर इनका नाम बड़ा फेमस है। साथ में एक और व्यक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम था इट्स कॉल्ड द कर्नल थानवट। उन्होंने भी ये ठगी प्रथा को समाप्त करने की कोशिश आपको की, या लगभग समाप्ति आपको कर दिया। और उस समय तकरीबन इन्होंने 1500 से ज्यादा जो ठग हैं, उन ठगों की हत्या की, और कई सारे ठगों को गिरफ्तार करके जबलपुर के अंदर एक वो था, सुधार गृह था एक, वहां पर एक इनका रिफॉर्म सेंटर था, उस रिफॉर्म सेंटर में इन ठगों को आपको भेजा था। चलिए, उसके अलावा विलियम बेंटिक के टाइम पर कई सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, राजनीतिक गतिविधि की। जैसे सबसे पहले 1831 में मैसूर के अंदर इन्होंने एक बड़ा रिफॉर्म किया, जिसके अंतर्गत मैसूर में उस समय पड़ा था बड़ा लेवल का अकाल, और वहां के जो स्थानीय राजा थे, स्पेशली वोडियार किंग थे, वो लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे, तो उस नाम से उन्होंने, या उस बहाने से उन्होंने शासन खत्म किया। और उन्होंने अपना खुद का शासन एस्टैब्लिश किया। उसी तरीके से उन्होंने 1832 में कचर और जयंतिया वाले रीजन, क्योंकि उस समय एंग्लो मैसूर जो वॉर हुआ था, एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था एट द टाइम ऑफ द मैटक्लॉफ, पहला एंग्लो बर्मीज वॉर। उस युद्ध के टाइम पर इन्होंने कचर, जयंतिया, ये पूरा एरिया कैप्चर किया और इसको फिर एक तरह से ब्रिटिश इंडिया के अंदर मर्ज किया था। साथ में 1834 में कर्नाटक, अभी के तमिलनाडु के अंदर कुर्ग वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में इंक्लूड कर लिया। तो इन तीनों क्षेत्रों का एक तरीके से मर्जर जो है, इनका जो ब्रिटिश इंडिया में जो मिलन है, मिलन इनके द्वारा आपको किया गया था। चलिए, उसके अलावा हम लोग देखें, इनके टाइम पर इन्होंने जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, उसको रेनोवेट करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड की पुरानी स्टोरी है, कभी उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो बेसिकली माना जाता है कि जो अभी ग्रैंड ट्रंक रोड है, या अब तो है ही नहीं वो, तो उसको शेरशाह सूरी के टाइम पर बनाया गया था। सेम इसी प्रकार का रोड हुआ करता था गुप्तों के टाइम पर, और उसके पहले भी, सबसे पहले उसको अशोक के टाइम पर बनाया गया था, बट इन्होंने आके उस रोड को रेनोवेट किया। जो पश्चिम बंगाल, ये जो अभी के समय के बांग्लादेश में सोनार गांव नाम की जगह है, वहां से पेशावर के आगे तक वो रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड आपको जाता था। चलिए, उसके अलावा बेंटिक के टाइम पर और रिफॉर्म्स की बात करें तो आगरा से लेके बॉम्बे तक रोड बनाया, ताकि इन दोनों शहरों के बीच में ट्रेड, व्यापार जो है काफी ज्यादा आसान हो सके। ये जो आगरा से बॉम्बे रोड है, इसको बोलते हैं ईबी रोड। ये रोड आज भी है, हमारे इंदौर से ये रोड निकलता है, मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों से होके रोड निकलता है, जो आगरे से लेके बॉम्बे तक आपको जाता है। तो ये विलियम बेंटिक की कहानी आपको हुई। अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट shivaneducation.com। उसके अलावा शिवान एजुकेशन के जो कोर्स बताए हैं, उन कोर्स को जाके जरूर परचेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।